हेलो फ्रेंड्स, सीधा वीडियो में लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको इसका पर्पस बताना चाहता हूँ। वो ये है कि अगर आपने एनसीईआरटी यूपीएससी के पर्पस से एक बार पढ़ रखी है आर एस शर्मा की, तो फिर आपको उसमें से बहुत रिलेवेंट पोर्शन जो यूपीएससी के लिए ज़रूरी है, वो अगर सेपरेट करने में मुश्किल हुआ है, तो उसी के लिए ये हमारी सीरीज़ रहेगी, जिसमें हम एंशंट हिस्ट्री को टारगेट करेंगे अगले कुछ लेक्चर्स में। और छोटे छोटे वीडियो से हम पूरे एंशंट हिस्ट्री को कवर करने की कोशिश करेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एंशंट हिस्ट्री कि जितनी भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं सारी हमारे इस लेक्चर में होंगी, लेकिन इतना ज़रूर है कि इस लेक्चर में जो होंगी वो ज़रूर इम्पोर्टेंट हैं। और सारी चीज़ों के लिए और एक्सटेंसिव रीडिंग हम कहीं से भी कर सकते हैं। हिस्ट्री का सिग्निफिकेंस हमें पता है। एशियंट हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको हम छोड़ करके प्रीलिम्स एग्ज़ाम देने नहीं जा सकते। तो इसीलिए दोस्तों मेरी कोशिश रहेगी कि थोड़ी बहुत मदद आपकी इस वीडियो लेक्चर के थ्रू मैं आपकी कर सकूं। तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए हम इसको शुरू करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि लैंग्वेज की कोई बाउंडेशन नहीं होगी। जहां मन करेगा इंग्लिश, जहां मन करेगा हिंदी, लेकिन मेनली हिंदी। तो ठीक है दोस्तों, पहले हम क्रोनोलॉजी ऑफ सिलेबस देख लेते हैं कि कैसे हम प्री हिस्ट्री से लेकर के मिडिवल हिस्ट्री के स्टार्ट तक जाएंगे। यानी कि पूरा एंशंट हिस्ट्री हम कवर करेंगे। तो आपको पता लग ही चुका है एंशंट हिस्ट्री को कैसे कवर करेंगे। तो सबसे पहले होगा हमारे पास स्टोन एज। स्टोन एज हमारी प्री हिस्ट्री का पार्ट है। एक्चुअली दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पहले यूपीएससी प्री हिस्ट्री को रेयरली टच करता था, लेकिन अब यूपीएससी प्री हिस्ट्री से बहुत ही कॉन्फिडेंटली क्वेश्चन पूछ रहा है, क्योंकि हाल में जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस हमें मिले हैं उससे एशियंट पास्ट के बारे में बहुत सारी चीजें हमें क्लियर हैं, जिसके बाद यूपीएससी को ये कॉन्फिडेंस है कि क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। और इसीलिए अब मैं आपको कह रहा हूँ कि प्री हिस्ट्री भी इंपॉर्टेंट हो गया है। हिस्ट्री को छोड़ के आप प्रीलिम्स का एग्जाम देने नहीं जा सकते। ठीक है दोस्तों, तो पहले हम बात करेंगे सबसे पहले स्टोन एज की। उसके बाद हम जाएंगे चाल्कोलिथिक पीरियड में। चाल्को यानी कि कॉपर, लिथिक यानी कि स्टोन, यानी कि टूल जो थे इस वक्त वो कॉपर और स्टोन दोनों के बनने लगे थे, इसीलिए चाल्कोलिथिक पीरियड की बात यहाँ पर हुई है। चाल्कोलिथिक पीरियड में बहुत सारी सिविलाइजेशन थी, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट था इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसका ओरिजिन कैसे हुआ, डिक्लाइन कैसे हुआ, यहाँ पर अर्बन आर्किटेक्चर कैसा था, टाउन प्लानिंग कैसी थी, सोसाइटी यहाँ की कैसी थी, इकोनॉमी कैसा चलता था, आर्ट एंड कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, फिर रिलीजन, ट्रेडिशन और उनकी कंटिन्यूटी आज मॉडर्न डेज में कैसे देखी जाती है। जैसे कि चंडीगढ़ बेस्ट एग्जांपल है। हड़प्पन सिविलाइजेशन में, अर्बनाइजेशन में जो टाउन प्लानिंग थी, उसका आज अगर हम देखें मॉडर्न टाइम्स में तो चंडीगढ़ एग्जाम्पल मिलता है। तो वो कंटिन्यूटी कहाँ है ये भी हम देखने वाले हैं। उसके बाद हम स्विच कर जाएंगे वैदिक पीरियड में, जो कि 1500 से लेके 600 बीसी तक है। और यहाँ पर वैदिक लिटरेचर हमारे सोर्स हैं जो वैदिक पीरियड के बारे में बताएंगे। तो वैदिक लिटरेचर यानी कि हमारे पास इसका रिटन सोर्स अवेलेबल है। प्री हिस्ट्री हिस्ट्री का वो पार्ट होता है जिसका रिटन सोर्स अवेलेबल ना हो, लेकिन वैदिक पीरियड प्री हिस्ट्री में नहीं है, क्योंकि इसका लिटरेचर, वैदिक लिटरेचर हमारे पास है, जिसको पढ़ के हम वैदिक एज में रिलीजन कैसा था, रिचुअल सेरेमनीज के बारे में पता लगा सकते हैं। इसी के साथ जिक्र होगा उपनिषद का, जिसमें इंडियन फिलोसफी के बारे में पता चलता है। और इसी के साथ टाइमलाइन कैसे रहेगा हिस्ट्री में, ये बहुत आसान है, आपको पता भी होगा कि अगर मुझे कहना हो कि बुद्ध का जन्म आज से 2500 साल पहले था, तो मैं बताऊंगा कि 500 बीसी। तो ये बीसी का कंसेप्ट आप सबको पता है, बिफोर कॉमन एरा। सो वैदिक पीरियड को अगर हम देखें तो वैदिक पीरियड में हम अर्ली वैदिक पीरियड देखेंगे और लेटर वैदिक पीरियड देखेंगे। दो डिफरेंट वैदिक पीरियड्स हम देखने वाले हैं। और जाहिर सी बात है इसको सेपरेट इसीलिए किया गया है क्योंकि पॉलिटी में, सोशल लाइफ में, इकोनॉमी में कुछ चेंज आया होगा, इसीलिए अर्ली वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड दोनों अलग अलग पढ़ा जाता है। इन दोनों के बीच में रिमार्केबल चेंजेस हैं। क्या चेंजेस हैं इसी सीरीज में हम जानेंगे दोस्तों। उसके बाद हम इसमें आर्यन प्रॉब्लम के बारे में भी हम जब वैदिक एज पढ़ेंगे तो जानेंगे। आर्यन प्रॉब्लम यानी कि जो डिबेट आज चलता है कि आर्यन इंडिजिनस थे या फिर बाहर से आए थे, उसको भी हम देखेंगे कि क्या हिस्टोरिकल एविडेंस कह रहे हैं। उसके बाद हम जो है वो 600 टू 400 बीसी, जो कि महाजनपद का दौर था। महा यानी कि बिग, जनपद यानी कि स्टेट। सो बिग स्टेट्स बन के आ गए थे हमारे हमारे इतिहास में, उसके बारे में हम देखेंगे। 16 टेरिटोरियल स्टेट्स, ग्रेट यूज ऑफ आयरन इस टाइम पे हुआ, ग्रोथ ऑफ सरप्लस एग्रीकल्चर। आप देखो आयरन का यूज बढ़ रहा है, तो आयरन के यूज के साथ साथ हमारा टूल ऐसा बन गया जिससे एग्रीकल्चर बढ़ सके, तो सरप्लस एग्रीकल्चर हुआ। सरप्लस एग्रीकल्चर हुआ, हमारे पास जो अनाज है वो हमारे नीड से ज़्यादा हम उपजाने लगे तो वो बचने लगा। तो जब वो बचने लगा तो ट्रेड शुरू हुआ, उसका ट्रेड हुआ तो टाउन बसे। फर्स्ट टाइम जब ट्रेड हुआ तो हमने फर्स्ट टाइम इसी पीरियड में, महाजनपद के पीरियड में, कॉइन्स देखे। कैसे कॉइन्स?
पंच मार्क्ड कॉइन्स, जिनको मतलब उस टाइम पे पंच मार्क कॉइन्स थे। इसी तरीके से दोस्तों स्टोरी के फॉर्म में हम पूरी हिस्ट्री को देखने वाले हैं। और इसी टाइम पर यानी कि 600 टू 400 बीसी के इस टाइम पर जब हम महाजनपद पढ़ रहे होंगे, तभी हम राइज ऑफ जैनिज्म और बुद्धिज्म भी देखेंगे। कैसे इस टाउन टाउन के बसने का, इन ट्रेड के चलने का जैनिज्म और बुद्धिज्म से कनेक्शन है, ब्राह्मणिज्म से कैसे कनेक्शन है, ये सब हम देखने वाले हैं। बेसिक प्रिंसिपल क्या है जैनिज्म और बुद्धिज्म का, आर्ट एंड कल्चर कैसा है इसका, बेसिक फीचर्स दोनों में क्या है और डिफरेंसेस क्या हैं, ये सारी मेन चीजें अगर देख लेंगे तो यूपीएससी के पर्पस सॉल्व हो सकता है। तो दोस्तों उसके बाद हम 400 टू 200 बीसी जो कि मौर्यन पीरियड है, इसमें एंटर कर जाएंगे, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट हमें इसका जो सोर्स है वो है अर्थशास्त्र, जो कि लिटरेरी सोर्स है। तो रेलेवेंस ऑफ अर्थशास्त्र हम देखेंगे। फर्स्ट बुक इन इंडिया ऑन स्टेट क्राफ्ट है ये अर्थशास्त्र। उसके बाद मेगास्थनीज की नज़र से भारत को देखेंगे, मेगास्थनीज ने भारत को कैसा बताया। उसके बाद हम फर्स्ट टाइम देखेंगे अभिलेखों को, इंस्क्रिप्शन को। इंस्क्रिप्शन कुछ नहीं दोस्तों, हार्ड सरफेस पे अगर आप खोद के कुछ लिख दें उसे इंस्क्रिप्शन कहते हैं, और वो ज़्यादा ड्यूरेबिलिटी उसकी होती है। आज तक कई सारे इंस्क्रिप्शन अपने बिल्कुल नीट एंड क्लीन फॉर्म में अवेलेबल हैं और डिसाइफर भी किए जा चुके हैं, तो इसीलिए ये अच्छे एविडेंसेस हैं। उसके बाद अगर हम देखें कि पहले पाल्म ट्री वर गेटिंग यूज, इट वाज री रिटन, एडेड और डिलीटेड ओवर टाइम सम स्टोरीज। तो पहले स्टोरीज जब इंस्क्रिप्शन नहीं था उससे पहले पाम ट्रीज में लिखा जाता था, पाम ट्री के लीफ में लिखा जाता था। उसके बाद हुआ ये कि वो ज़्यादा दिन तक टिकेगा नहीं, खराब हो जाएगा, तो उसको रीराइट करना पड़ेगा। और जब रीराइट किया गया होगा तो कुछ ना कुछ नई चीज़ें या तो ऐड हो गई होंगी, या हो सकता है कुछ रिलेवेंट चीज़ डिलीट हो गई हों। एग्जाम्पल, हम बिलीव करते हैं गीता इज रिटन मच लेटर आफ्टर महाभारत। हमें ऐसा हम जो बिलीव करते हैं वो ये है कि गीता इज रिटन मच लेटर आफ्टर महाभारत, महाभारत के बाद गीता लिखी गई। उसी के बाद इसी में दोस्तों हम देखेंगे अशोक का कन्वर्जन बुद्धिज्म में, जिसको धम्म कहा जाता है। इम्पैक्ट उसका क्या मॉडर्न आर्ट और आर्किटेक्चर पे पड़ा, और आर्ट हैविंग इम्पैक्ट ऑफ बुद्धिस्ट आइडिया, बिगनिंग ऑफ स्तूपा। तो इस टाइम पर आर्ट पे बुद्धिस्ट, अब क्योंकि राजा ही बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो चुका है तो आर्ट पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा। तो आर्ट पे क्या इम्पैक्ट पड़ा बुद्धिस्ट आइडिया का, स्तूपा के बिगनिंग भी इसी टाइम में होता है। अशोक पिलर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे यूपीएससी क्वेश्चन इस बार भी पूछी है, वो भी इंपॉर्टेंट, हम इसको देखेंगे। 4 लाइन स्कल्पचर देखा जाएगा इस पीरियड में। बिगनिंग ऑफ रॉक कट केव देखा जाएगा इस पीरियड, यानी कि आर्ट एंड कल्चर के लिहाज से भी पीरियड इंपॉर्टेंट है। बिगनिंग ऑफ आर्ट रॉक कट केव इसी पीरियड से स्टार्ट होता है, रॉक कट केव का। उसके बाद अगला जो पीरियड आएगा वो होगा बीसी 200 से एडी 300, जिसको पोस्ट मॉर्यन पीरियड कहा गया, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये पीरियड तब का है व्हेन नंबर ऑफ आउटसाइडर केम एंड सेटल्ड। इस पीरियड में 200 BC टू 300 AD, नंबर ऑफ आउटसाइडर केम एंड सेटल्ड। न्यू ट्रेंड्स एंड आर्ट्स फ्रॉम फॉरेन पीपल, बाहर से लोग आ रहे हैं, अपने साथ ट्रेंड्स लेके आएंगे, अपने साथ आर्ट लेके आएंगे, कला लेके आएंगे। उसके बाद इंडो ग्रीक्स दोस्तों वो लोग हैं जो ग्रीक्स इंडिया में आए और रह गए, वो इंडो ग्रीक्स हैं। फिर हमारे देश में सेंट्रल एशियन भी आए, तुर्किस्तान से लोग आए, तुर्कमेनिया से, नॉर्थ अफगानिस्तान से आए, सिंधियाज आए, साकाज आए, साका, पार्थियन, कुषाण, दे ऑल सेटल्ड इन इंडिया। ये सारे आए और इंडिया में सेटल हो गए। उसके बाद आप देखेंगे कुषाण, जो कि इम्पोर्टेंट रूल है, जिसका इम्पोर्टेंट रूलर है कनिष्का, जो ये भी एक ऐसा रूलर है जो बुद्धिस्ट में कन्वर्ट हो गया था। और इन्हीं के बुद्धिज्म में कन्वर्जन होने के बाद बुद्धिज्म 2 पार्ट में बट गया, हीनयान और महायान। तो हीनयान क्या है, महायान क्या है, ये भी हम देखेंगे। उसके बाद बुद्धा को भगवान की तरह पूजे जाने लगा, तो जब भगवान की तरह पूजे जाने लगा तो स्कल्पचर्स बने। उन स्कल्पचर्स को बनाने की 2 अलग अलग तरीके थे, एक गांधार आर्ट में पढ़ेंगे, एक मथुरा आर्ट में पढ़ेंगे। इनके फीचर्स क्या हैं, इनमें डिफरेंसेस क्या है और इनका आज क्या इम्पैक्ट है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। हीनयान के साथ दोस्तों पाली लैंग्वेज एसोसिएटेड है, महायान के साथ पाली और संस्कृत दोनों लैंग्वेज एसोसिएटेड है, याद कर सकें तो वेल एंड गुड। उसके बाद इंडिया और रोम में ट्रेमेंडस ट्रेड उस समय में चल रहा था। इंडो रोमन ट्रेड जो था वो सी ट्रेड था, सी रूट से था, जिसका नतीजा ये हुआ कि बहुत सारा गोल्ड कॉइन रोम से इंडिया आ गया। और इसी टाइम पर नॉर्थ इंडिया में कुषाण्स थे। फर्स्ट टाइम साउथ इंडिया में भी फोकस हुआ, बिटवीन कृष्णा नर्मदा, सातवाहना किंगडम था इसमें। बुद्धिज्म राइज इन साउथ, इसी टाइम में ऐसा हुआ कि बुद्धिज्म साउथ में भी राइज करने लगा, जिसका एविडेंस है अमरावती और नागार्जुनी कोंडा।
और इसी के साथ रॉक कट आर्किटेक्चर भी हम इस पीरियड में भी पढ़ेंगे। रॉक कट आर्किटेक्चर दोस्तों मॉन्क्स के लिए हुआ करता था। फॉर मॉन्क्स स्टे ड्यूरिंग रेनी सीजन। बौद्ध भिक्षुओं का क्या था कि वो एक जगह पर एक दिन से ज़्यादा नहीं रहते थे। अगर वो ऐसा करते तो उनका अटैचमेंट उस जगह से हो जाता था, इसीलिए वो इधर से उधर घूमते रहते थे। लेकिन रेनी सीजन में उनके रहने की व्यवस्था कराई गई थी, वो भी रॉक कट केव में। और उसके बाद हम ट्रेड एंड आर्ट को भी इस पीरियड में पढ़ेंगे। एक्सट्रीम साउथ इंडिया में जाएं हम इस पीरियड में तो हिस्ट्री ऑफ तमिलक्कम, संगम लिटरेचर, ये सारी चीज़ें यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से ज़रूरी हैं। उसके बाद जब हम 300 टू 550 एडी में चलेंगे, जो कि गुप्ता पीरियड है, जो अगर आर्ट एंड कल्चर के लिहाज से देखा जाए तो गोल्डन एज कहा जाएगा। इसके क्या फीचर्स थे, यहाँ पॉलिटी कैसी थी, सोसाइटी कैसी थी, इकोनॉमी और रिलीजन, ये सब हम देखने वाले हैं। टेम्पल आर्किटेक्चर के लिए ये बहुत ही सुनहरा काल था, ये कैसे था ये हम देखने वाले हैं। उसके बाद इसी पीरियड में नया लिटरेचर शुरू हुआ, पुराण। अजंता पेंटिंग भी इसी टाइम की है, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। स्कल्पचर देखेंगे सारनाथ बुद्धा का। कालिदास आर्यभट्ट का क्या कंट्रीब्यूशन था इस टाइम में। और न्यू रिलीजन आया इस टाइम में, जिसका नाम था भगवतिज्म। तो दोस्तों ये आप देख पा रहे हैं कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इस 300 टू 550 एडी के बीच में, इसीलिए इसको आर्ट एंड कल्चर के लिहाज से गोल्डन एज कहा जाना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इसके बाद अगर 550 टू 750 एडी में जाएं हम, तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट डायनेस्टीज होंगी, हर्षवर्धन डायनेस्टी हम देखेंगे। इसी टाइम पर एक चाइनीज ट्रेवलर हुए ह्यूएन सांग, उन्होंने कैसे भारत को देखा वो देखेंगे। नालंदा यूनिवर्सिटी का डिटेल दिया इन्होंने। उसके बाद इंडिया का डिटेल दिया इन्होंने, वो सब हम देखने वाले हैं। साउथ इंडिया भी जाएंगे, जो चेंज आया, ग्रेट चेंज आया कल्चर में, चालुक्यास, डेक्कन और वेसारा आर्किटेक्चर, ये सब हम देखेंगे। वेसारा आर्किटेक्चर दोस्तों द्रविडियन आर्किटेक्चर जो कि साउथ इंडिया का होता है, और नगर आर्किटेक्चर जो नॉर्थ इंडिया का होता है, उनका फ्यूजन है वेसारा आर्किटेक्चर, जिसका एग्जाम्पल एहोल, बदामी और पत्ताडक्कल में देखने को मिलता है। वो सब हम इस सफर में पढ़ेंगे। उसके बाद एक्सट्रीम साउथ इंडिया में अगर इस टाइम पर जाया जाए तो हमको मिलेंगे पल्लवास, उनका कंट्रीब्यूशन हम देखेंगे आर्ट एंड लिटरेचर में। उसके बाद इसको सेंटर ऑफ आर्ट अगर साउथ इंडिया में देखा जाए तो वो है महाबलीपुरम, जो कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। द्रविड़ आर्किटेक्चर देखना ही पड़ेगा। रॉक कट केव आर्किटेक्चर देखा जाएगा। मोनोलिथिक टेम्पल्स देखी जाएंगी, जो रथ टेम्पल्स हैं। उसके बाद ग्रोथ ऑफ रिलीजियस लिटरेचर भी इस पीरियड में हम पढ़ेंगे। और हमने देखा कि रिलीजन भी यहाँ पर दो भाग में बढ़ती हुई दिखाई देंगी, एक अलवर्स और एक नयनार्स में। उसके बाद ये पीरियड होगा पीरियड ऑफ डांस एंड म्यूजिक का, तो इसको भी हम विस्तार से पढ़ेंगे। उसके बाद 750 टू 1000 एडी, तीन इंपॉर्टेंट पावर इस टाइम पर, नॉर्थ इंडिया में राजपूत, ईस्ट इंडिया में पाला और साउथ इंडिया में राष्ट्रकूटा। ऑल थ्री पावर क्लैश फॉर इंडो गैंगेटिक रीजन। दोस्तों इंडो गैंगेटिक रीजन बहुत ही इम्पोर्टेंट रीजन है, क्योंकि ये बहुत ही फर्टाइल रीजन था। फर्टाइल रीजन में एग्रीकल्चर ज़्यादा होगा, एग्रीकल्चर सरप्लस आएगा। एग्रीकल्चर सरप्लस ज़्यादा होगा तो ट्रेड ज़्यादा होगा, ट्रेड ज़्यादा होगा तो वेल्थ ज़्यादा होगा, इसीलिए ये रीजन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। और यहाँ पर जो तीन इंपॉर्टेंट पावर थी, नॉर्थ इंडिया में राजपूत, ईस्ट इंडिया में पाला और साउथ इंडिया में राष्ट्रकूटा, ये तीनों आपस में क्लैश करते थे इस एरिया में को कंट्रोल में लेने के लिए। इसके बाद पालास की बात होगी, जहाँ पर नया रिलीजन निकल के आया, जो है तांत्रिक बुद्धिज्म। और इस तांत्रिक बुद्धिज्म जो कि वज्रयान बुद्धिज्म है, और वो भी हम देखेंगे। उसके बाद विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, बुद्धिज्म स्प्रेड टू तिब्बत, सिक्किम एंड भूटान, ये सब इसी टाइम में हुआ है, इसकी डिटेल्स हम देखेंगे। नया पेंटिंग इस टाइम पे आया, टंका पेंटिंग, वो क्या है इसके बारे में भी हम इसमें देखेंगे। तो दोस्तों ऑल इनकम्पासिंग कोर्स होने वाला है, ना केवल एशियंट हिस्ट्री बट उससे रिलेवेंट जो आर्ट एंड कल्चर वाला पार्ट है वो भी यहाँ पर कवर होगा। और उसके बाद हम बढ़ेंगे 1000 टू 1200 एडी, जो तीन इंपॉर्टेंट पावर हमने ऊपर देखे थे वो ब्रोक डाउन हो गए इस टाइम पर। बहुत सारे स्मॉलर स्टेट आने लगे, जैसे कि चौहान, नॉर्थ इंडिया राजपूत फाइटिंग ईच अदर, टर्क्स केम टू इंडिया एंड डिफीटेड रूलर्स। इसके बाद मिडिवल इंडिया की शुरुआत हो गई दोस्तों। तो यहाँ पर हम देखेंगे, अगर इस पीरियड में साउथ इंडिया की बात की जाए तो साउथ इंडिया में इस टाइम पर पीसफुल पीरियड था। चोलास थे, पावरफुल डायनेस्टी था चोला का। इसी टाइम पे संगम पीरियड दोबारा रीअपियर हो गया था। बीच में संगम पीरियड डिसअपियर हो गया था संगम पीरियड, लेकिन इस टाइम पर रीअपियर हो गया। उसके बाद डांस एंड म्यूजिक साउथ इंडिया में बहुत फला फूला। चोला एडमिनिस्ट्रेशन हम देखेंगे। कर्नाटका में होयसाला और होलबिट का जो राज्य था वो भी देखेंगे। उसके बाद मिडिवल पीरियड शुरू हो जाएगा, जो हम यहाँ कवर नहीं कर रहे हैं। इसका पर्पस सिर्फ और सिर्फ
एशियंट हिस्ट्री कवर करने का। दोस्तों ये थी क्रोनोलॉजी, कैसे हम इसमें स्टेप बाय स्टेप पूरे एशियंट हिस्ट्री को, जो कि यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो रिलेवेंट है, इम्पॉर्टेंट है, उसको हम कवर करेंगे। सबसे अच्छा ये होगा, अव्वल ये होगा कि आप एनसीईआरटी अपने स्तर पर एक बार रीडिंग कर लें, ताकि ये सब समझ आपको बहुत आसानी से आए। दोस्तों अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप वीडियो लाइक कीजिए, पसंद आया हो कंसेप्ट, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि सारी वीडियो तड़ातड़ आप तक पहुंचते रहें, और अपने लोगों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें। और अगर ये चैनल ग्रो हुआ और अगर आप हमें सपोर्ट भी करना चाहें तो यहाँ पर एक ज्वाइन का ऑप्शन आपको दिख जाएगा, वो ज्वाइन करके आप हमें सपोर्ट अपना एक्सटेंड कर सकते हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू, मिलते हैं अगले लेक्चर में बहुत जल्द।